हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इन लेक्चर्स में हम लोग पीएसआर ऑप्शनल यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 1 है मीनिंग एंड अप्रोचेस। मीनिंग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो आप जाके देख सकते हो। हम लोग के जो भी टॉपिक्स हैं वो दो तरीके से चलते हैं। एक, आप यूपीएससी का सिलेबस उठाओगे, जो भी सिलेबस में यूनिट है उसके अंदर जो भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे हमें पढ़ने हैं। और दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि यूपीएससी ने पूछा क्या है। और जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि यूपीएससी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट करता है, काफ़ी बार वर्ड टू वर्ड रिपीट करता है। और अगर वर्ड टू वर्ड नहीं रिपीट कर रहा है तो सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, बट टॉपिक्स वही हैं। तो कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, किस टॉपिक की कितनी वेटेज है, वो यहाँ से आपको पता लगेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो अप्रोचेस नेक्स्ट था आपका यूनिट 1 में। तो उसमें हमने दो तरीके से अप्रोचेस को डिवाइड किया था। एक था ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। अब जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस तो हम सारी पढ़ चुके हैं कि जो ट्रेडिशनल वे फॉलो कर रही थी, जिसमें आता है आपका नॉर्मेटिव, एम्पेरिकल आ गया, हिस्टोरिकल अप्रोच था। हिस्टोरिकल के अंडर भी कंटेक्चुअल टेक्सचुअल अप्रोच था, जिस पर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। नॉर्मेटिव एम्पेरिकल पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हैं, ये सारे भी हमने डिस्कस किए थे, ऑल्दो ये पेड लेक्चर्स का पार्ट थे। और तो ये इस तरीके की कुछ अप्रोचेस हैं। नेक्स्ट हम मॉडर्न अप्रोच अब पढ़ रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में क्या है, एक शिफ्ट देखा गया था। तो दो तरीके की अप्रोच हम पढ़ेंगे मॉडर्न में। एक है बिहेवियरलिज्म और दूसरा है पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल, ऑलमोस्ट हर साल इन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये शॉर्ट होता है कि हर साल आपसे बिहेवियरलिज्म या पोस्ट बिहेवियरलिज्म से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही सिमिलर क्वेश्चंस हर साल पूछता है। इसी वजह से प्रीवियस ईयर पर हम लोगों को बेस करके ही अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है फिर आपका पूरा सब्जेक्ट, आपकी तैयारी भी पूरी हो जाती है और इसके अलावा आपको और कुछ करके जाने की नीड पड़ती नहीं है। क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं क्या पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 1998 का एक क्वेश्चन है कि बिहेवियरलिज्म के बारे में पूछा है कि होता क्या है। इज़ इट अ फुल प्रूफ अप्रोच? हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल एनालिसिस अपीयर्ड इन ऑर्डर टू काउंटर एक्ट द मार्क्सिस्ट अप्रोच? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। मार्क्सिस्ट अप्रोच के कंटेक्स्ट में भी एक छोटा सा पार्ट इसमें है, वो भी हम लोगों ने अपने नोट्स में यहाँ पर कवर किया। तो अगर आप ये वाले नोट्स पढ़ के जाते हो, इसके अलावा आपको और कुछ करने की नीड पड़ती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये ऑथेंटिक बुक्स रेफ़र करके ही बनाए हुए नोट्स हैं। 2011 में पूछा था सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म, बिहेवियर रेवोल्यूशन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, सिग्निफिकेंस का यहाँ पर पूछा। फिर 2021 में अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था। आप ये देखना कितना सिमिलर है। सिग्निफिकेंस ऑफ बिहेवियर रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियर अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब एक जगह सिग्निफिकेंस पूछ लिया, एक जगह इंपॉर्टेंस पूछ लिया। क्या डिफरेंस है? कुछ भी नहीं। व्हाट लेड टू इट्स डिक्लाइन, ये एक छोटा पार्ट यहाँ पर ज़रूर पूछा है। तो अगर आप बिहेवियरलिज्म को अच्छे से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा इसका डिक्लाइन क्यों हुआ था। इसका डिक्लाइन ही एक रीज़न था जिसकी वजह से पोस्ट बिहेवियरलिज्म लाना पड़ा था। तो ये एक पूरा क्रोनोलॉजी चलेगी जो अभी आपको अभी लेक्चर्स में पता लग जाएगी। 1992 में क्वेश्चन पूछा था लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरलिज्म एज एन अप्रोच टू स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अगेन लिमिटेशन को डिक्लाइन से आप लिंक भी कर सकते हो। काफ़ी सिमिलर लाइंस पे चीज़ें रहेंगी। 1991 का क्वेश्चन था नॉर्मेटिव एंड बिहेवियरल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड अगेन एग्जामिन द लिमिटेशंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच। सेम है। ठीक है, उसके बाद ये आपके बिहेवियर अप्रोच के क्वेश्चंस थे। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म वाला लेक्चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जितने भी आएंगे ना ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म के मोस्टली क्वेश्चंस आप देखोगे। जैसे 1996 का ये है डिस्कस बेसिक assumptions ऑफ बिहेवियरलिज्म इन व्हाट पोस्ट बिहेवियरलिज्म डिफर्स फ्रॉम बिहेवियरल थ्योरी। तो यहाँ पर डिफरेंस वाले ज़्यादा पूछे हैं। फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी, ये भी पोस्ट बिहेवियर का डिफरेंस पर बात की गई है, क्योंकि एक फैक्ट्स पर बेस्ड है, एक वैल्यू पर बेस्ड है। फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी पर चलते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी कंटेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे, पर पहले हम बिहेवियरलिज्म पढ़ते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बिहेवियरलिज्म की आपसे बात करती हूँ तो जैसे हमने पुराने जितने भी अप्रोचेस पढ़ी हैं उसमें हमने क्या देखा था कि कुछ अप्रोचेस थे बिहेवियरलिज्म। ऑल इन ऑल अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ आपको तो नॉर्मेटिव अप्रोच जो थी ना, जो फिलॉसफी, एथिक्स वगैरह, मॉरल वैल्यूज़, इन सब पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। इन सबको ना ये नेगेट करता है कि हम इस पर फोकस नहीं करेंगे। ये क्या है, एम्पेरिकल अप्रोच पर ज़्यादा फोकस करता है। तो आप ये देखोगे कि इसका इंक्लिनेशन जो है, जैसे नॉर्मेटिव एम्पेरिकल में डिफरेंस में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हैं ना यूपीएससी ने, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है नॉर्मेटिव पे इसका इंक्लिनेशन नहीं है, एम्पेरिकल पर इंक्लिनेशन है इसका। तो एम्पेरिकल को ज़्यादा फेवर करता है ये,
क्योंकि इसका है साइंटिफिक डेटा पर बेस्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपके फैक्ट्स होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए, बट आपकी ये फिलॉसफी या मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स वगैरह, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। तो बिहेवियरिज्म इज़ ऑल अबाउट दैट। तो यहाँ पर क्या है, वो बहुत स्ट्रिक्ट इग्नोरेंस हो गया है यहाँ पर बिहेवियरिज्म का फिलॉसफी की तरफ, जो कि एक रीज़न बाद में बनता है इसके डिक्लाइन का, और बाद में फिर पोस्ट बिहेवियरिज्म को आना पड़ता है, जो कि एक बैलेंस बना के रखता है कि जितने फैक्ट्स की ज़रूरत है उतने ही ज़्यादा आपको वैल्यूज़ की, फ़िलॉसफी की भी ज़रूरत है। तो एक बैलेंस बना के रखना ज़रूरी है, आप फ़िलॉसफी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बिहेवियरिज्म उसी लाइंस पर बेस्ड है। अब थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं हम क्या है, कि आप अगर बिहेवियरिज्म का डेफिनेशन अगर मांगोगे दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये बिहेवियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा एक अम्ब्रेला की तरह यूज़ किया जाता है, कि जितना भी उनका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल अप्रोचेस पहले की रही हैं उनको ये लोग रिजेक्ट करते हैं। उनकी तरफ ये सारी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को इन्होंने प्रोटेस्ट किया है और अपना एक नया पॉलिटिकल बिहेवियर लेके आए हैं थ्रू एम्पेरिकल, मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा लीडिंग टू साइंटिफिक जनरलाइजेशंस। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने एक अपनी साइंस ऑफ ह्यूमन बिल्ड की है, कि हम जितना भी अपनी थ्योरीज बेस करेंगे वो एम्पेरिकल मेथड्स पे, मैथमेटिकल मेथड्स पे या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे डेटा का, उन्हीं मेथड्स पर बेस्ड होगी हमारी ये पूरी अप्रोच। तो बिहेवियरलिज्म जो है वो एक एम्पेरिकल अप्रोच का ही एक ब्रांच है, ठीक है, जिससे हम पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं, और अमेरिकन स्कॉलर्स के द्वारा 1920s में इंट्रोड्यूस किया गया था, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये ज़्यादा डेवलप किया था। फिर कुछ और स्कॉलर्स भी थे, इंपॉर्टेंट स्कॉलर, जो कि इसके चीफ प्रोपेगेटर्स रहे थे बिहेवियरलिज्म के। अब बिहेवियरलिज्म जो है वो ये बेसिकली क्लेम करता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर को एक बहुत ही अनबायस्ड वे में एक्सप्लेन कर सकता है। क्यों करता है? क्योंकि आप देखो, ये लोग कहते हैं कि जैसे हमारा तो पूरा अप्रोच जो है वो साइंटिफिक डेटा पर बेस्ड है या स्टैटिस्टिकल डेटा पर बेस्ड है, तो हम लोग तो गलती कर ही कैसे सकते हैं, है ना? तो हमारा डेटा जो है वो गलत हो ही नहीं सकता, वो बहुत ही अनबायस्ड होगा, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देंगे। तो इसी वजह से ये लोग ये क्लेम करते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल बिहेवियर को अनबायस्ड वे में दिखा सकते हैं। तो बिहेवियरलिस्ट जो है वो बिहेवियर, एक्शंस और इंडिविजुअल की एक्ट्स को एग्जामिन करता है, जबकि जो इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर करता है, और जितने भी ग्रुप्स हैं डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में, इन सब के बिहेवियर को एंड एक्सप्लेन दिस बिहेवियर एज इट रिलेट्स टू पॉलिटिकल सिस्टम। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर क्या है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप्स हैं, सोशल सेटिंग, इन सबको थोड़ा सा इग्नोर करके यहाँ पर फोकस क्या किया जाता है कि हम लोग इंडिविजुअल्स के बिहेवियर, एक्शंस, एक्ट्स को एग्जामिन करेंगे, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग थोड़ा पीछे रखेंगे। तो यहाँ पर बिहेवियर सीख कर रहा है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स सीख नहीं कर रहा है। इंस्टीट्यूशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर नहीं डिस्कस हो रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल के बिहेवियर डिस्कस हो रहे हैं। बिहेवियरलिज्म मतलब बिहेवियर डिस्कस होना। तो यहाँ पर एक वर्ड था साइंस ऑफ ह्यूमन, है ना, तो वही बिहेवियरलिज्म है, बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं। ओरिजिन, अब कैसे ओरिजिन हुआ था इसका? तो जब भी आप नेचर या मेथड्स की बात करते हो कि आप ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले, और कैसे ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस धीरे धीरे जब इनको लगा कि ये फेल हो रही है, उसके बाद ये एक नया रेवोल्यूशन में बदलने लगा एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और यही रेवोल्यूशन बाद में जाके बनता है बिहेवियर रेवोल्यूशन, जिसे हम बिहेवियर अप्रोच या फिर बिहेवियरलिज्म भी कहते हैं। अब इसमें वो सारी अप्रोचेज आ जाती हैं, सारे प्रोटेस्ट आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, जो कि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग एज एन ऑल्टरनेटिव डिज़ाइन किए गए थे, ताकि एक पॉलिटिकल साइंस को एक रियल साइंस बनाया जा सके पॉलिटिकल बिहेवियर की। कि जो आपका जो ट्रेडिशनल मेथड आप फॉलो कर रहे थे कि हम स्टेट और गवर्नमेंट का फ़िलॉसफी को पढ़ेंगे, वो सब नहीं, हम यहाँ पर साइंस पर फोकस करेंगे, रियल साइंस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर पर फोकस करेंगे। तो बिहेवियरलिज्म जो है वो अर्ली 20th सेंचुरी में एमर्ज किया था, और 1950s के बाद थोड़ा सा और क्लियर हो गया था। डेविड ईस्टन के हिसाब से बिहेवियरलिज्म जो है वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइज करने की बात करता है पॉलिटिकल साइंस में, ऑन द मॉडल ऑफ नेचुरल साइंसेस, ठीक है। और ये इस बारे में बात करता है कि प्योर साइंस जो है वो डेवलप होनी चाहिए पॉलिटिक्स की, जिससे हम रिसर्च को, थ्योरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस को एक नया ओरिएंटेशन दें, ठीक है। तो एक प्योर साइंस ऑफ पॉलिटिक्स को डेवलप करने की यहाँ पर बात की गई है। इसी प्रोसेस में ये पॉलिटिकल थ्योरी को भी रिजेक्ट करता है
कि ये जो क्रोनोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री चलती आ रही थी, जो हिस्टोरिकल हमने रेवोल्यूशन पढ़ा था ना, जो हिस्टोरिकल अप्रोच में पढ़ा था कि हिस्ट्री जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है पढ़नी, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने से अगर हम पुराने टाइम में क्या क्या हुआ था अगर हम वो पढ़ लेंगे तो आज की कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है बिहेवियलिज्म के हिसाब से, बिहेवियलिस्ट के हिसाब से वो ये कहते हैं कि आज की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटी को ये हिस्ट्री वाली चीज़ें जो है वो सॉल्व कर ही नहीं सकती, क्योंकि पुराने टाइम की प्रॉब्लम्स अलग थी, आज के टाइम की प्रॉब्लम्स काफ़ी अलग हो गई हैं। तो अभी जो पुराने टाइम्स के जो आपकी क्रोनोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ थे उसका आज के टाइम में प्रैक्टिकली कोई रेलिवेंस है ही नहीं। ठीक है, तो काफ़ी हार्श व्यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं बिहेवियलिज्म के द्वारा। तो थ्रू आउट द 50s जो भी ऐसे लोग थे जो कि क्लासिकल ट्रेडिशन पर स्टिक करके रहे थे, वो ये कहते हैं कि जो ये साइंटिसिज्म है बिहेवियलिज्म का, ये पॉलिटिकल थ्योरी पर एक थ्रेट बनता है। जबकि जो बिहेवियलिज्म है ऑन द कॉन्ट्ररी वो ये क्लेम करते हैं कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो एक सीरियस हिंड्रेंस है साइंटिफिक रिसर्च में। ठीक है, क्योंकि अगेन वही सेम चीज़ कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी फिलॉसफी वगैरह के बारे में बात करता है विच इज़ नॉट फेवरेबल। अब हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है ये पूरा प्रॉपर। ठीक है, तो बिहेवियलिज्म जो है वो एक डोमिनेंट थीम रही थी 1960s में भी यूनाइटेड स्टेट्स में। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पर ये लोग फोकस करते हैं कि लोग जैसा बिहेव करते हैं वैसा ये बिहेव करते क्यों हैं। ठीक है, और बाकी जितनी भी सोशल साइंसेस है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इंडिविजुअल और कोई भी ग्रुप है उसको एक बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस लिया जाता है, तो उनके बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये होती है कि इम्पेरिकली हम कोई भी बिहेवियर है, किसी ने भी कैसा भी बिहेव किया, जैसे आप अभी इस टाइम पर जो भी बिहेव कर रहे होंगे तो आप वैसा बिहेव क्यों कर रहे हो उसको इम्पेरिकली टेस्ट किया जाएगा। तो एक बिहेवियर की जो एक्सप्लेनेशन है, कोई भी एक्सप्लेनेशन, उसको इम्पेरिकली टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उस पर भी ये बिहेवियलिज्म का कंसेप्ट बेस्ड है। फिर यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स और सोसाइटी जो है वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, उनके यहाँ पर उनके लिए, उनके बिहेवियर के लिए, उनका बिहेवियर पर जो एनालिसिस रहता है, उनकी जो रीजनिंग है कि ये ह्यूमन बीइंग्स और सोसाइटी कैसा बिहेव करते हैं, तो प्रायरी रीजनिंग यहाँ पर रिजेक्ट करता है बिहेवियलिज्म, और फैक्चुअल और स्टेटिस्टिकल इंक्वायरीज जो है उस पर फोकस करता है कि ह्यूमन बीइंग्स और सोसाइटी ने कैसा बिहेव किया है, उसमें आप ऐसे फिलोसफिकल रीजनिंग मत दो। बिहेवियलिज्म ये कहता है ऑल इन ऑल आप फैक्चुअल और स्टेटिस्टिकल इंक्वायरी करो और उस पर बेस बताओ कि ये लोग कैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, सोसाइटी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, फिर बिहेवियलिज्म क्या करेगा ये सब चीज़ें देखने के लिए, अलग अलग डायमेंशंस में जाएगा, अलग अलग वेज देखेगा, लोग देखेगा, अलग अलग फील्ड्स के लोग एनालाइज करेगा कि क्यों बिहेव कर रहा है कोई भी ऐसा, है ना। तो यहाँ पर बिहेवियलिज्म ऑल इन ऑल आप देखो ना, अगर अलग अलग चीज़ों को देख रहा है तो किस पर फोकस कर रहा है, एक्सपीरियंस। तो बिहेवियलिज्म ये बात करता है कि हम लोग एक्सपीरियंस पर ही बिलीव कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस ही नॉलेज का बेसिस हो सकता है। और इसी फ्रेमवर्क में बिहेवियरलिस्ट जो है वो अलग अलग चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में अगर मास पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन रहता है तो उसका रीज़न क्या होता है, या फिर एलीट बिहेवियर कैसा रहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ लीडरशिप या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एलीट जैसा बिहेव करते हैं, वो क्यों बिहेव करते हैं। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स की एक्टिविटीज़ जो हैं इंटरनेशनल एरेना में जैसे कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो गई उनमें, या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स के बिहेवियर हो गए, या सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बिहेवियर, तो क्यों ऐसा बिहेव करते हैं, एक्टिविटीज़ इनकी कैसी रहती हैं, तो ये सब एनालिसिस करना। तो बिहेवियलिज्म जो है वो जितने भी फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं पॉजिटिविज्म के उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, और पॉजिटिविज्म के जो फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट इसको भी क्रिटिकल स्क्रूटनी में रहता है। ऑल्दो पॉजिटिविज्म भी एम्पेरिकल टेस्टिंग पर ही बिलीव करता है कि साइंटिफिक स्टेटिस्टिकल डेटा पर ही बेस होना चाहिए सारी चीज़ें। तो पॉजिटिविज्म की तरह ही बिहेवियलिज्म भी एक कोई भी एक्सप्लेनेटरी थ्योरी है उसकी करेक्टनेस पर बेस्ड है, और इसको 3 तरीके से इवैल्यूएट करता है। इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसी है, और बाकी जितनी भी थ्योरीज़ हैं उनके कंपैरिजन में कंसिस्टेंसी कितनी है जो भी रिलेटेड फिनोमेना एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल इवेंट्स अगर कोई एक्सप्लेन कर रहा है और दूसरा बंदा भी हिस्टोरिकल इवेंट्स ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसमें दोनों की कंसिस्टेंसी क्या है। फिर कैपेसिटी टू जनरेट एम्पेरिकल प्रिडिक्शंस दैट कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन। आप या तो सिर्फ ऑब्जर्व करके बताते हो कि भाई ये पर्सन ने ऐसा बिहेव किया इसलिए किया होगा शायद,
है ना। तो ये तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने बता दिया। दूसरी चीज़ हो गई, आपने एम्पेरिकल प्रिडिक्शंस निकाली, साइंटिफिक डेटा कलेक्ट किया कि ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसा ऐसा बिहेवियर क्यों होता है लोगों में, तो वो क्या एम्पेरिकल टेस्टिंग से आपने जनरेट किया। ठीक है, तो ये चीज़ टेस्ट होती है। तो सिर्फ एम्पेरिकल टेस्टिंग ही कंपीटिंग थ्योरीज़ के बीच में डिसाइड कर सकती है कि ये थ्योरी क्या है, कितनी कंसिस्टेंट है, या कैसी थ्योरी है फॉर एग्जांपल, या कैसा बिहेव कर रहे हैं। तो बिहेवियलिज्म जो है एक वैल्यू फ्री साइंटिफिक थ्योरी पर बेस्ड है। एथिकल पॉलिटिकल बायस से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो हटाती है उसको, बिल्कुल रिजेक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन पर स्ट्रेस दिया जाता है, और यही बिहेवियर अप्रोच को कैरेक्टराइज करती है सिंपल टर्म्स में। तो बिहेवियरिस्ट जो है वो सिस्टमैटिकली जितने भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव हो गए, क्वालिटेटिव हो गए, उन सबको कंपाइल करता है और फिर अपना थियोरेटिकल स्टेटमेंट को इवैल्यूएट कर देता है। ठीक है, तो सिंपल यही पर्सपेक्टिव में बात हुई है। अब थिंकर्स पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो पोस्ट वॉर पीरियड में बहुत सारे ऐसे अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जैसे डेविड बी ट्रूमन, रॉबर्ट डाल, एवरॉन, देन इलो। इन सब ने बहुत ही काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे बिहेवियलिज्म के, जिसमें इन्होंने बिहेवियर अप्रोच के एक्सटेंड को काफ़ी एक्सपैंड किया था, एलैबोरेट किया था बियॉन्ड द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। तो चार्ल्स ई मेरियम थे, जिनको शिकागो स्कूल का फाउंडर कहा जाता है। तो उनका जो ऑब्जेक्शन था ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू पॉलिटिक्स का, जो पहले की अप्रोचेस चल रही थी मॉडर्न अप्रोच से पहले, जो हमने जितनी भी ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी, नॉर्मेटिव, एम्पेरिकल, हिस्टोरिकल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल, तो उनका जो ऑब्जेक्शन सिर्फ एक ही रहा है, जो रहा है वो ये था कि इनमें ना कोई साइंटिफिक इंक्वायरी है ही नहीं इन सब थ्योरीज़ में। ठीक है, एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक थॉरो साइंटिफिक इंक्वायरी। तो साइंटिफिक डेटा कुछ है ही नहीं, सब कुछ फिलोसफिकल थ्योरीज़ पर बेस्ड है, एथिक्स पर बेस्ड है, मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड है, तो कुछ ऐसा साइंटिफिक है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ चार्ल्स ई मेरियम ने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करने को फेवर किया है, उसके बारे में बात की है कि अगर आप पॉलिटिक्स को पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पर फोकस किया जाना चाहिए। और इन्होंने पॉलिटिकल साइंटिस्ट को और एनकरेज किया कि आप पॉलिटिकल बिहेवियर को एक कार्डिनल इशू इन द स्टडीज़ की तरह आप ट्रीट करो। तो पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो साइंटिफिक डेटा के थ्रू ही टेस्ट होना चाहिए, और उसकी स्टडी भी उसी तरीके से होनी चाहिए। ऐसे हैं E.M. कर्कपैट्रिक। इन्होंने बिहेवियर मूवमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया, वो यहाँ पर देख लेते हैं। अब जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लेते हैं, उसको हम ये मानते हैं कि एक बेसिक कंसेप्चुअल यूनिट है, और कोई भी इंडिविजुअल और या कोई भी ग्रुप हो गया, ग्रुप बिहेवियर का उसका सब्सटीट्यूशन हो जाता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो उसको रिजेक्ट करने के बारे में सबसे पहले बात की है। रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एज द बेसिक कंसेप्चुअल यूनिट एंड अ सब्सटीट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो है वो सब्सटीट्यूशन नहीं रहेगा, बेसिक कंसेप्चुअल यूनिट ये नहीं है। फिर दूसरी बिहेवियर मूवमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिटी ऑफ सोशल साइंसेस के बारे में बात की है। ठीक है, एंड इंक्रीज्ड विलिंगनेस टू क्रॉस डिसिप्लिनरी लाइंस। नेक्स्ट चीज़, प्रिसीशन, मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को ग्रेटर और ज़्यादा अटेंशन देने के बारे में बात की है। अगेन जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा में जो चीज़ें रहती हैं, जो पॉइंटर्स रहते हैं, वही यहाँ पर सेम पॉइंटर्स यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं। फिर साइंटिफिक सिस्टमैटिक एम्पेरिकल थ्योरी का डेवलपमेंट, अगेन एम्पेरिकल थ्योरी पर फोकस किया गया। तो बिहेवियर अप्रोच जो है वो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे सेमोर मार्टिन लिपसेट, और जो कि उनका वर्क था इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल मैन, द सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, 1960s का उनका वर्क था। उन्होंने स्टैटिस्टिकल और हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ करके ये बताया था कि सोशल क्लास जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होती है पॉलिटिकल बिहेवियर की। ठीक है, तो बिहेवियर अप्रोच जो है वो इनका एक सेंट्रल वर्क रहा था। नेक्स्ट जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं, बिहेवियलिज्म को डेविड ईस्टन ने पॉइंट आउट करके कहा है कि बिहेवियलिज्म को बिहेवियरिज्म से कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों? उसका रीज़न, बिहेवियरिज्म जो है, जो हम नहीं अभी पढ़ रहे हैं, हम बिहेवियरलिज्म पढ़ रहे हैं। तो बिहेवियरिज्म जो होता है वो साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है, जिसको हम J.B. वॉटसन के नेम से एसोसिएट करते हैं। इसको साइंटिफिक रिसर्च को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए अडॉप्ट किया गया था। तो जितने भी आपके सब्जेक्टिव डेटा हैं, ठीक है,
जैसे कि पर्पसेस, इंटेंशन, डिज़ायर्स, आइडियाज़ हैं, है ना, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, साइंटिफिक रिसर्च को थोड़ा सा हटाया गया। तो यहाँ पर इसी के बारे में बात की है कि इट वॉज अडॉप्टेड टू एलिमिनेट फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च ऑल रेफरेंस टू सब्जेक्टिव डेटा एज पर्पसेस, इंटेंशंस, डिज़ायर्स और आइडियाज़। ठीक है, अब सिर्फ वही ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि ऑब्टेन हो सकती हैं थ्रू यूज़ ऑफ सेंस ऑर्गन्स या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स वर टू बी एडमिटेड एज डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ साइंस पर फोकस करेंगे, इंटेंशन हो गई, आपकी डिज़ायर्स हो गई, फिलॉसफी हो गई, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे। तो बिहेवियरलिज्म जो है बिहेवियरिज्म से इसी वजह से डिफरेंट है। ठीक है, G.E.G. कैटलिन जो है वो बात करते हैं कि पॉलिटिक्स को एक वैल्यू फ्री सोशल साइंस कैसे बनाया जा सकता है। तो साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स उनका एक काफ़ी फेमस वर्क रहा है 1927 का, जिसमें कैटलिन के लिए जो पॉलिटिक्स का एसेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, वो पावर में छुपा है। ठीक है, कैसे कि ये कहते हैं कि अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में बात करनी है कि इम्पोर्टेंस कहाँ पर आता है, पावर से ही सारी चीज़ें जो है वो ड्रॉ होती हैं। ठीक है, तो अगर आप पावर को ही एनालाइज करते हो तो कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम जो है वो आप अकाउंट में नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप पावर को एनालाइज करते हो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अगर आप वैल्यूज़ के हिसाब से चलोगे, तो इसीलिए वैल्यू सिस्टम जो है वो तो डेफिनेटली एनालाइज नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है बिहेवियरल अप्रोच का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका था बिहेवियरल अप्रोच पर, तो इसी वजह से हमारे लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक भी समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इम्पोर्टेंस क्या है बिहेवियरल अप्रोच की, और 2021 का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि सिग्निफिकेंस क्या है बिहेवियरल अप्रोच की। ठीक है, तो ये सिमिलर लाइंस पे दोनों क्वेश्चन पूछे हैं, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंस डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है। तो बिहेवियरलिज्म जो है वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस करता है जो कि वेरीफाइड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड रहते हैं, कि ह्यूमन जैसे भी बिहेव करते हैं, आप जैसा भी बिहेव कर रहे हो, वो बिहेव क्यों कर रहे हो, उसका वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो वो वेरीफाइड प्रिंसिपल्स पर बेस्ड रहता है ह्यूमन के बिहेवियर पर। ठीक है, और वही सिमिलर मेथड्स हम यूज़ करते हैं नेचुरल साइंसेज में भी। तो ये जो मेथडोलॉजिकल आइडेंटिटी है और जो एसेंशियल यूनिटी है ह्यूमन फिनोमिना की, ये सोशल साइंसेस के इंटीग्रेशन पर हमें लीड कर सकती है, और साथ ही साथ यूनिफाइड साइंस और सोसाइटी का डेवलपमेंट में हेल्प करती है। एक एम्फेसिस देती है ये यूनिटी ऑफ सोशल साइंसेस पे, इसी वजह से इंक्रीज विलिंगनेस टू क्रॉस डिसिप्लिनरी लाइंस। बिल्कुल सेम पॉइंट है, जो सिमिलर पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बिहेवियरल अप्रोच के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें हमने बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर पढ़ी थी। वही सिमिलर लाइंस पर बात की जाएगी कि इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। कैरेक्टरिस्टिक्स से कुछ पॉइंट्स आप उठाओगे और इंक्लूड कर सकते हो। तो एम क्या है इसका, जो जितने भी लीडिंग एक्सपोनेंट्स हैं सोशल साइंसेस के, उसका उनका एम ये रहता है कि एक साइंटिफिक नॉलेज का एक बॉडी बनाया जाए जिसको हम सोशल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकें, ताकि सोसाइटी का भी साइंटिफिक मैनेजमेंट किया जा सके। ऐसे नहीं कि सोसाइटी का मैनेजमेंट ऐसी हवा में चल रहा है, आप साइंटिफिक डेटा ही अगेन कलेक्ट करते हो और वैल्यू फ्री डेटा कलेक्ट करते हो ताकि आप सिस्टमैटिक मैनेजमेंट कर पाओ सोसाइटी का। और बिहेवियरलिज्म, सिंस हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि बिहेवियर एक्शन या एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल पर ही बेस्ड है, उनको एग्जामिन करता है। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरीज, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस नहीं करता। सिमिलर पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंस वाली बात आती है। तो बिहेवियरलिस्ट जो है उन्होंने रियलिस्ट और लिबरल अप्रोचेस को चैलेंज भी किया है, और ये कहते हैं ये रियलिस्ट और लिबरल अप्रोचेस जो हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरीफिएबल फैक्ट से अपना जो भी कंक्लूजन्स है उसको वेरीफाई नहीं कर सकती, ये सब्सटैंशिएट नहीं कर सकती हैं, वो ये दावा नहीं करके कह सकती है कि हाँ भाई ये प्रूफ है कि जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं। तो कोई प्रूफ ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, वेरीफिएबल फैक्ट्स इनके पास है ही नहीं। इसलिए रियलिस्ट लिबरल अप्रोच बिहेवियरलिस्ट के हिसाब से ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, फेल हो जाती हैं, तो ये चैलेंज करते हैं इसको। अब अगर आपको पॉलिटिकल बिहेवियर समझना है किसी भी इंडिविजुअल का, तो ये जो बिहेवियर अप्रोच के सपोर्टर्स हैं ये कुछ मेथड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे सैम्पलिंग करोगे आप, इंटरव्यू करोगे, स्कोर करोगे, स्केल करोगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करोगे, तो सिमिलर जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होने वाली टर्म्स है वही सेम टर्म्स आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो ये था आपका बिहेवियरलिज्म पर बात की। कुछ और पॉइंटर्स हैं बिहेवियरलिज्म के, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है, या फिर मार्क्सिस्ट अप्रोच
के बारे में बताया था कि इस बिहेवियरलिज्म और मार्क्सिज्म सेम और पैरेलल इन नेचर। ये सारे जितने भी सब टॉपिक्स आएंगे ये हम पेड लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, पेड लेक्चर्स का पार्ट है। तो इन पर भी ऑल दो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसीलिए वो प्रिपेयर करना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक और चीज़ है जैसे लिमिटेशंस और बिहेवियरल अप्रोच, तो ये भी आपको तैयार करना है। लिमिटेशंस तो इनफैक्ट काफ़ी बार आ चुका है, तो लिमिटेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हम लोग पोस्ट बिहेवियरलिज्म डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पेड लेक्चर्स में ही पढ़ेंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप जाओगे तो PSIR कोर्स का जो भी आपको डिटेल चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ है, यहाँ पर आप जैसे फ्री मटेरियल में क्लिक करो तो PSIR ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुकलेट यहाँ पर मिल जाएगी। ये आप डाउनलोड कर लेना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इससे आपको वेटेज भी पता लग जाएगी कि किस टॉपिक की कितनी वेटेज है और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप अप्रोचेस ये पहली यूनिट भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा नॉर्मेटिव एम्पेरिकल आपके लिए प्रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और इनफैक्ट आपके लिए फिर बिहेवियरलिज्म पोस्ट बिहेवियरलिज्म करके जाना ज़रूरी है। बाकी अप्रोचेस को थोड़ा सा साइड में रख सकते हो, ठीक है। फिर अगेन मीनिंग में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल्दो हर एक लेक्चर में मैं आपको ये बताती रहती हूँ कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से थोड़े से आप एंड के लिए रख लो, टाइम हो तो पढ़ जाना, नहीं टाइम हो तो कोई बात नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है शॉर्ट आएगा ही आएगा क्वेश्चंस, तो वो ज़्यादा प्रिपेयर करके जाने की नीड है। अभी पहले उस पर फोकस करोगे ना, क्योंकि इन दी एंड देखो एग्ज़ाम में हमें करना क्या है, हमें क्लियर करना है एग्ज़ाम, ठीक है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है इधर उधर का, फिर तो PhD करनी चाहिए थी। तो मेन तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उस पर फोकस करो कि UPSC पूछ क्या रहा है, उसी पर बेस करके हम लोग पढ़ेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तैयारी आपकी बेटर हो जाएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हो, हम लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।